वेलकम बैक। अभी ये न्यूज़ थी दिशा सैन्य हवाई अड्डा। ये सैन्य हवाई अड्डा है, गुजरात में इसको बनाने की प्लान है। इसके वजह जो है कि गुजरात में बन रहा है और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बन रहा है। तो इसके बनाने के लिए जो है कि ये जो राजस्थान और गुजरात के अड्डों के बीच की जो दूरी है, गैपिंग है, उसको ये भरेगा। और जो पाकिस्तान से होने वाली समस्याएं बढ़ रही हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है, उसको वो कैटर करेगा। साथ में यहाँ पे इसलिए क्योंकि जैसे नीचे देखेंगे, ये सैन्य हवाई अड्डा तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों में भी किया जा सकता है। साथ में एक उड़ान परियोजना है सरकार की, केंद्र सरकार की परियोजना है, जो छोटे शहरों को, छोटे छोटे एयरपोर्ट को माध्यम से जो है उड्डयन क्षेत्र से जोड़ने की है। उसमें भी ये भूमिका अदा करेगा। आपका थर्ड पेपर में जो है, जो अवसंरचना वाला है, उसमें एयरपोर्ट भी है शामिल, उसमें ये है। ठीक है, बस इतना है। दूसरा है सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल है, क्योंकि रक्षा सैन्य हवाई अड्डा ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल मानवीय सहायता, आपदा आदि में भी किया जाएगा और उड़ान योजना में भी इसका उपयोग हो सकता है। इसमें इशू रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, आपको जैसे पता होगा कि पिछले महीने जो है अक्टूबर में पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, भारत से किसी ने पूछा था तो कहा था कि जांच के कारण आतंकवादियों पर कार्रवाई को मजबूर होगा पाक। ठीक है, निकाल तो दिया गया है, लेकिन अभी भी उसकी निगरानी रहेगी और उस पर दबाव बनेगा कि वो कार्रवाई करे। ये तो उस समय था जब इससे पूछा गया था। ठीक है, ऐसे में पहले प्रश्न होता है कि FATF क्या है, तो ये है अंतर सरकारी संस्था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1989 में G7 देशों के पहल पर दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? जब गंदे मुद्रा यानी डर्टी मनी को इस तरह से कर दिया जाता है कि वो साफ मनी लगे, स्वच्छ मनी लगे, तो और फिर वो अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर दी जाती है, तो उस प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग अपराध से, चूँकि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अपराध है, एक अपराध भी और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अपराध के दाग को धुल देता है। अपराध को पकड़ने के लिए कहा जाता है कि मनी को पकड़ो, और मनी को पकड़ने का मतलब ये है कि जहाँ से पैसा जाता है, अपराध का या तो मोटिव पैसा होता है या आतंकवाद जैसी घटनाओं के लिए वित्त पोषण में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। ऐसे में अगर हम वित्त को, मनी को पकड़ लेंगे, मनी ट्रेल को पकड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं या तो अपराधी तक पहुंच जाते हैं या आतंकवाद का जो, जहां से आतंकवादी घटना का स्रोत शुरू होता है, वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग बीच में आके उस चीज़ को क्या कर देती है? उस दाग को मिटाने का काम करती है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे आंतरिक सुरक्षा में भी ये है मुद्दा। ठीक है, वहाँ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए ये FATA लाया गया था। ठीक है, भारत FATA के कंसल्टेंस और एशिया पैसिफिक ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, FATF के वर्तमान में 39 सदस्य हैं। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन भी इसमें शामिल है। ठीक है, जो P5 कंट्री है वो इसमें शामिल है। FATF 2 लिस्ट बनाता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में क्या है? ग्रे लिस्ट में वे देश होते हैं जहां टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि यह देश आतंक को रोकने के लिए इस संस्था के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे पाकिस्तान क्या है, उसके यहाँ है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक की समस्या है, लेकिन मजबूरी में कहें चाहे जिसका, पाकिस्तान उस संस्था के साथ कहता है कि हम मिलके काम करेंगे, चाहे चाह के अनचाह के वो जांच में भी सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ लोग जैसे जो दोषी होते हैं उनका सज़ा का भी दिखावा करता है,
मनोयोग से ना भी करे तो उसको करना पड़ता है, ताकि क्योंकि जब कोई देश इसमें मदद करता है तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है कि ठीक है इसके यहाँ समस्या है लेकिन ये देश सहयोग कर रहा है। और ऐसा देश जो आतंक और टेरर फंडिंग को खत्म करने में FATF का साथ नहीं देता है, पहले ग्रे लिस्ट में डालते हैं और जब साथ नहीं देता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, FATF की निगरानी सूची में जून 2022 तक अल्बानिया, बारबाडोस, जिब्राल्टर, हैती, जमैका, जॉर्डन, कंबोडिया, कैमरून आइलैंड, निकारागुआ, म्यांमार, पाकिस्तान, पनामा, फिलीपींस सब जोड़ जाड़ के जो है संयुक्त अरब अमीरात, यमन आदि देश शामिल थे। ठीक है, इसमें जो भी अपडेट किया है उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को निकाला गया है ग्रे लिस्ट से, पाकिस्तान को भी और म्यांमार को। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है और म्यांमार को और ज़्यादा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है क्योंकि म्यांमार टेरर फंडिंग के मामले में सहयोग नहीं कर रही थी। ठीक है, ये तो आप हैं। इसी के साथ एक न्यूज़ ये जुड़ा है, अभी सिक्योरिटी काउंसिल का हमारे यहाँ वो चला था, उसमें उसकी जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसके सामने भारत ने एक अपना जो है बात रखी है। बात क्या रखी है कि 2021 के अंत से जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों में तेज वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके न्यूज़ के डिटेल हैं, पहले यही देख लेते हैं। दूसरा, ये तेज वृद्धि 21 के अंत से, यानी ये बात पहले ही होने लगी थी कि 21 अंत या 22 के शुरुआत में जाते जाते ये जो ग्रे लिस्ट डाला गया है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और जैसे ही ऐसी चीज़ें सामने आने लगी थी, जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद में वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, तो ये वही है, उस समय के आसपास बढ़ा जब वैश्विक आतंकवाद फाइनेंसिंग वॉचडॉग यानी FATF द्वारा पाकिस्तान के संदर्भ में गंभीर वित्तीय सख्ती में ढील दी गई थी। यानी जो सख्ती बरत रही थी ग्रे लिस्ट के तहत उसमें ढील दिया। जैसे ही ढील दिया वैसे जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई। ये बात भारत कह रहा है, न्यूज़ में इसका तथ्य भी दिया है, ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही। ठीक है, भारत क्या कह रहा है, भारत ने पैनल को सूचित किया कि 18 से 21 के अंत तक आतंकवादी गतिविधियों, 18 में इसको शामिल किया गया था, पाकिस्तान को 18 से 21 3 साल में इसको शामिल किया गया था, आतंकवादी गतिविधियों में गिरावट देखी गई थी। ठीक है, 28 अक्टूबर को समिति की बैठक के पहले गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने मध्य तक बताया कि 18 के मध्य से जम्मू कश्मीर सीमा पर लगभग 600 आतंकी शिविर थे। यानी जब 18 के बीच मध्य 18 से 2018 के बीच में जम्मू कश्मीर सीमा पे उस पार 600 आतंकी शिविर थे। ठीक है, जब पहली बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। इसका प्रभाव क्या हुआ, क्या मतलब यही देखना है कि FATF का प्रभाव पड़ा कि नहीं। जब ये शामिल किया गया, FATF लिस्टिंग के दौरान सीमा पार के आतंकी ठिकानों में 75% की गिरावट आई। यानी कि जो 600 आतंकवादी शिविर थे इसका 70% यानी 450 घट गए, यानी ये 150 के आसपास आ गए। ऐसा ये भारत सरकार ने उनको बताया। ठीक है, और काउंटर टेररिज्म कमेटी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि FATF द्वारा संयुक्त राष्ट्र के नामित आतंकवादी और लिस्टिंग कितने प्रभावी होते हैं। जिस क्षण यह बात शुरू हुई कि ग्रे लिस्ट समाप्त होने वाली है, आतंकी शिविर 50% बढ़ गए और हम कठिन और अधिक हमलों पर बहुत अधिक परेशान उम्मीद कर रहे हैं। यानी जब डाला गया उससे 3 साल के अंदर ये घट के 600 शिविर से घट के 75% घट के 150 हो गए। और जैसे ही पता कि इनको निकाला जाएगा वैसे ही इसमें 50% की वृद्धि हो गई। इसके आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं। देखिए, 18 के मध्य से जम्मू कश्मीर में 600 आतंकी शिविर थे जो 2021 के मध्य तक घटकर 150 हो गए। यानी 150 यानी कि 600 का 25% रह गया, यानी 75% की इसमें कमी देखी गई। और 2021 की शुरुआत से सितंबर 2022 यानी मध्य से अंत से छूट गया है, 2021 के अंत से सितंबर 2022 तक आतंकी ठिकानों की संख्या बढ़कर 225 हो गई।
यानी कहीं न कहीं 150 से 225 यानी 75 बढ़ा, यानी कि 50% का जो है ग्रोथ हो गया। सिर्फ इससे कि अब पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों से आतंकी फंडिंग वाली जो संस्था है उससे FATF से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है। बुनियादी ढांचे की वापसी और भारतीय ठिकानों पर हमलों की वापसी ध्यान देने योग्य है। यानी 2021 के बाद भारत में हमले बढ़ गए हैं और टारगेटेड टेरर की जो है अवधारणा सामने आई है। यानी कि जो 18 से 21 के दौरान पाकिस्तान पे दबाव बना था कि वो अपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए, अब पुनः जो है वो क्या होगा, वो रोक हटते ही पुनः वहाँ आतंकवादी जो शिविर है तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में भारत पे क्या होगा, उसके खतरे दिखाई देने लगेंगे। अतः जो भारत कह रही है कि कहना क्या चाह रहा भारत कि FATF पुनः पाकिस्तान को पर रोक लगाने के लिए प्रयास करे, आंकड़े सहित अपनी बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कह रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि क्या उसमें एक है कि जो आतंकी, आपने देखा ना कि संयुक्त राष्ट्र में 1261 के तहत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो नियम 1261 के तहत आतंकवादी लिस्ट की जाती है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। क्योंकि बार बार चाइना उस पर जो कुछ अमेरिका और भारत अभी करके करता है उसको चीन वीटो कर देता है, उस पर रोक लगा देता है। भारत कहता है कि उसका भी प्रभाव पड़ता है, और अगर ऐसा करता अगर ऐसी डिलिस्टिंग नहीं हो पा रही है राजनीतिक कारण से, तो वैश्विक आतंकवाद के लिए जो हमारी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी। जैसे उसमें कहा गया है कि कहाँ है, हाँ, लश्कर तैयबा LET का प्रमुख हाफिज सईद, जब इसे आतंकवादी प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसके पहले वहाँ पे रैलियाँ करता था, सब कुछ करता था, खुलेआम भारत को वो करता था और चंदा इकट्ठा करके आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। लेकिन 2018 में जब इसको, जैसे 2017 में यह सार्वजनिक रैली भी किया था पाकिस्तान में, 2018 में आतंकी घोषित होने के बाद इसकी रैलियों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं न कहीं अपना चेहरा बचाने के लिए मजबूरन ही सही इस पे कार्रवाई करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि भारत कह रहा है कि जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है वो कहीं न कहीं जो 3 सालों में FATF की कार्रवाई के द्वारा जो कुछ हासिल किया गया था, पुनः वो विपरीत दिशा में बढ़ने लगेगा। ठीक है। और जो बार बार चीन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो बार बार अड़ंगा डाला जा रहा है, उस पे भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा करने से कहीं न कहीं वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जो है उसमें नुकसान होगा। ठीक है। हाँ, गृह मंत्री ने कहा, अभी ये था, पढ़ लीजिएगा, कि आतंकवाद मानव अधिकारों के उल्लंघन का सबसे खराब रूप है। इसकी इंटरपोल की महासभा हुई थी जिसमें उन्होंने ये बात कहा था कि आतंकवादियों को हमें हर तरह के आतंकवाद के निपटने के लिए क्या करना है। जो चीज़ें जानने लायक है कि हमें ऑनलाइन कट्टरपंथ के माध्यम से आतंकवादी विचारधाराओं के सीमा पार प्रसार पर भी आम सहमति हासिल करने की आवश्यकता है। हमें इसे राजनीतिक समस्या नहीं मान सकते हैं। यानी कि जो भारत चीन जो कर रहा है उस पर कि इसको देखना पड़ेगा, और दूसरा हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सतत हो, व्यापक हो, निरंतर हो। ठीक है। भारत इंटरपोल के साथ काम करने के लिए तैयार है और सीमा पार के सहयोग के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए उद्देश्यों को अच्छा मंच है। 1-2 चीज़ें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ जो है उस पर जो है ध्यान देना है। दूसरे जो आतंकवाद की लड़ाई है उसमें सीमा पार सहयोग। देखिए, हमारे यहाँ एक टॉपिक है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न करने में विदेशी राज्य और गैर राज्य तत्वों की भूमिका। हम बहुत सारा उदाहरण देखें, चूँकि विदेशी राज्य गैर राज्य तत्वों की भूमिका है, ऐसे में आतंकवाद की समाप्ति में भी विदेशी राज्य और गैर राज्य तत्वों की भूमिका होगी। ठीक है। और गैर राज्य तत्वों से ज़्यादा गैर जो राज्य तत्वों की भूमिका,
जैसे FATF का जो लिस्टिंग है, या जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो आतंकवादी घोषित करती है, या और भी जो सारे इंटरपोल के तहत जो बोलती, इंटरपोल में पहले आपने इसके पहले वाले में बताया था कि इंटरपोल खुद तो आतंकवाद या राज्य प्रायोजित आतंकवाद पे बहुत ज़्यादा योगदान नहीं कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं, जो वित्तीय फाइनेंशियल पे रोक लगाई जाती है, इन सब का प्रभाव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आतंकवाद के उन्मूलन पे पड़ता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो एक न्यूज़ था कि असम में आतंकवादी संगठन AQIS सक्रिय है। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा इसका नाम है, सक्रिय है, और इसके नेटवर्क इनपुट के साथ जो है संपर्क किया है। ठीक है, AQIS अलकायदा का मॉड्यूल असम के विभिन्न जिलों में सक्रिय है, जिसका बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठन अंसारुल बांग्ला टीम ABT के साथ भी संबंध है। ये AQIS स्थापित प्रतिबंधी आतंकवादी संगठन अलकायदा की एक शाखा AQIS, जो AQIS कब बना था? 14 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बर्मा, बांग्लादेश में सक्रिय है। और इसका काम क्या है? भारतीय क्षेत्र में आतंक का प्रचार करना, समान विचारधारा वाले युवाओं को कट्टरपंथ बनाना और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए भर्ती करना है, ताकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को निरस्त करके क्या करना है? अगला है भारत में गजवाए हिंद को लागू किया जाए। गजवाए हिंद क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आतंकी संगठन भारत के खिलाफ धार्मिक युद्ध के रूप में अपने दुस्साहसिक आतंकवादी हमलों को सही ठहराने के लिए करते हैं। आतंकवादियों को कहते हैं कि भारत जो है अनफिनिश्ड एजेंडा है, इस्लाम का प्रचार भारत के पहले तक हो गया और भारत के बाद तक चला गया, भारत में उस तरह नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए। यानी आज भी भारत में बहुसंख्यक आबादी गैर मुस्लिमों की है। तो आतंकवादी अभी वो सपना पिरोए हैं कि भारत में आतंकवाद या सत्ता के बल पे, ताकत के बल पे भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट करने की इनकी भावना है। इसी को वो गजवाए हिंद बोलते हैं। ठीक है, अलकायदा का एक संगठन AQIS है। ठीक है, भारत जो रिपोर्ट आई है कि जम्मू कश्मीर में पाक आतंकियों की संख्या में इजाफा और तैयार किए जा रहे हैं हाइब्रिड आतंकवादी। हाइब्रिड आतंकवादी क्या है? ऐसे आतंकवादी जो ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में भी कार्य करते हैं या स्लीपर सेल के रूप में कार्य करके शांत रहते हैं। अब पहले क्या था कि एक हार्डकोर होते थे, पता चलता था कि ये आतंकवादी है, ये है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की शक्ति की वजह से पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ISI ने, और जो वहाँ के राज्य संस्था जिसे ISI कहते हैं, जो कि देखा जाए तो भारत में आतंकवाद को जो भी पनपता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका उसी की होती है। उन लोगों ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और ये कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादी जो भेजे जाएंगे उनका काम होगा कि वहाँ स्लीपर सेल का करना और हाइब्रिड आतंकवादी तैयार करना। हाइब्रिड आतंकवादी जो एक आम नागरिक की तरह जीवन जिएगा, सब कुछ करेगा, ज़रूरत पड़ने पर वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देगा, जिसमें से ज़्यादातर टारगेट किलिंग है, उसको करेगा और फिर भीड़ में खो के फिर आम आदमी बन के घूमेगा। इस तरह के लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो आम आदमियों की ज़िंदगी जी रहे होंगे और ज़रूरत पड़ने पर वो टारगेट हत्या या आदि करेंगे और फिर वो आम लोगों के बीच में ही घुल मिल जाएंगे। ठीक है, इसे ही हाइब्रिड आतंकवादी है। और कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरी लोगों की लक्षित हत्याएं इसका एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी है कि उनके पाकिस्तानी बढ़ रहे हैं, मतलब जो आतंकवादी हार्डकोर थे, जो घोषित थे ना कि फला आतंकवादी है, वो अपना काम करता था, अब जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी जिएगा, ज़रूरत पड़ने पे टारगेट किलिंग आदि काम करेगा और फिर उसे आम आदमी की ज़िंदगी में खो जाएगा ताकि सुरक्षा बलों की पकड़ से बचा ला सके। देखिए लिखा है इसमें कि सूत्रों ने कहा है कि लश्कर-ए-तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों ने विदेशी आतंकवादियों को हाइब्रिड आतंकवादी तैयार करने का काम सौंपा है। ठीक है,
स्थानीय हाइब्रिड आतंकवादी स्थानीय रूप से सक्रिय आतंकवादियों को भर्ती करने में असमर्थ हैं, तो मौजूदा विदेशी आतंकवादी अधिक से अधिक हाइब्रिड आतंकवादियों को आपराधिक गतिविधियों के लिए तैयार कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जम्मू कश्मीर पुलिस स्थानीय युवाओं, खासकर उन लोगों के लिए बारे में जानकारी जुटाने में लगी है जो अचानक से गायब हो गए हैं। ठीक है, तो एक नई चुनौती है हाइब्रिड आतंकवादी। वो आम लोग भी हैं और आतंकवादी भी हैं। ठीक है, आतंकवादी कृत्य करके, अब तो आतंकवादी बड़े बम विस्फोट आदि और जो है, जो कहते हैं ना कि आत्मघाती हमलों से बच के जो कश्मीरी पंडित हैं या जो गैर जो है मुस्लिम आबादी है, गैर कश्मीरी बाहर के लोग हैं जिन्हें वो लोग कहते हैं, उनकी हत्या करेगा और फिर वो आम लोगों में खो जाएगा। तो ऐसे लोगों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा है कि हाइब्रिड आतंकवादी अलग हैं क्योंकि वे स्थानीय युवा हैं जो आम लोगों की तरह रहते हैं। वे एक आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देते हैं और एक सामान्य जीवन जीने के लिए वापस चले आते हैं। ठीक है, इसीलिए सुरक्षा बलों को इन्हें पहचानना और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक नया कश्मीर का आतंकवाद में एक नई एक परिघटना देखने को मिली है। जो हार्डकोर आतंकवादी अब नहीं मिले हैं या मार दिए गए हैं, तो उन्होंने एक सेफ रास्ता चुना है हाइब्रिड आतंकवादी का। ठीक है, था FCRA लाइसेंस जो है सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली 2 NGO का रद्द कर दिया गया है। इसके तहत कुछ अधिनियम है। क्या है? विदेशी अंशदान मामला क्या है? जो गलवान घाटी में कुछ उन लोगों ने कहा था, तो चीन से 2005 से 6 के दौरान इनको कुछ चंदा मिला था। उस चंदा के बारे में जांच रिपोर्ट की गई थी कि ये FCRA का उल्लंघन है, और उस FCRA के उल्लंघन के लिए गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी गठाई थी, जिसको 2 साल बाद ये कहा कि ये गड़बड़ है और उन पे विदेशी धन चंदा लेने पर उनका जो FCRA लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में अब वो विदेशी चंदा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या है FCRA? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जो 1976 में बनाया गया था। इसके जरिए विदेशों से मिलने वाले दान को नियंत्रित किया जाता, ताकि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को के लिए किसी भी तरह की चुनौती पैदा ना हो। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? इसके नियमों में लगातार संशोधन होता रहा है। ये विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 और विदेशी अंशदान अधिनियम 2011 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें संसद ने बताया कि कौन सी कंपनियों, व्यक्तियों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को कैसे स्वीकार करना है या नहीं करना है। इसमें मेन चीज़ है कि भारत में कोई NGO या कोई व्यक्ति किसी काम के लिए फंडिंग लेता है विदेश से, तो इस एक्ट में बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, और यह एक्ट विदेशी दान लेने वाले सभी संगठनों, समूहों और गैर सरकारी संस्थानों पर लागू होता है। ठीक है, इसके जरिए विदेश से आने वाले पैसों पर नज़र रखी जाती है। होता क्या है कि कई बार देखा गया कि बहुत सारे NGOs जिनके जेनेसिस, जिनका जो जीन है वो कहीं ना कहीं विदेशी NGO से जुड़ा हुआ है, उनका काम ये था कि वो भारत में कई तो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी वित्त पोषण में लिप्त पाए गए, कई ऐसे हैं जो आतंकवादी की मुखौटी संस्थाओं के वित्त पोषण में लिप्त पाए गए, और कई ऐसे हैं जो भारत में जो विकास योजनाएं चल रही थी, जैसे कि कुंडन कोलर प्रोजेक्ट था या और सारी चीज़ें थी, उसमें देखा गया कि जैसे कोई एक प्रोजेक्ट किसी देश को मिल गया, सपोज दैट कि फ्रांस को मिल गया, तो देखा गया कि जो अमेरिका की संस्थाएं हैं, जैसे जिस देश को नहीं मिला, वो संस्थाएं क्या करती थी कि अपने जहाँ के NGOs को या ऐसे जैसे करके कुछ NGOs को यहाँ पे फंडिंग देती थी कि उस प्रोजेक्ट का विरोध करो। विरोध जो है पर्यावरण संरक्षण, लोगों के भले आदि के नाम पे किए जाते थे, जबकि देखा जाए तो वास्तविक स्थिति में वो भारत की विकास को रोकने का काम करते थे। इस तरह के लोगों को प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल बोलते हैं। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2010-11 में इसमें संशोधन किया गया था। चूँकि इनपुट आया था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें नियम बना था
कि अगर आपको विदेशों से कोई फंडिंग लेनी है तो इसमें नियमों का पालन करना होगा। अगर जो पालन नहीं करना होगा तो उसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में वो व्यक्ति, संस्था या गैर सरकारी संगठन विदेशों से फंड नहीं ले सकते हैं। तो अभी ये दो, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन, दोनों की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, ठीक है। इन दोनों को का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, यानी अब ये विदेश से चंदा नहीं ले सकते हैं। अब फिर ये कोर्ट जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे, जो भी संस्था है वो अपनी बात कहेंगे, फिर अगर उसको ये लागू कर पाएंगे तो फिर इनका दिया जाएगा, अदरवाइज अभी स्थिति ये है कि इनका बंद है। गृह मंत्री का एक 27 से 28 अक्टूबर को राज्य के गृह मंत्रियों का, वहाँ के मुख्य सचिवों का और पुलिस महाप्रमुखों का, DGPs का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में गृह मंत्री जी ने कहा कि राज्यों में कानून व्यवस्था की एक समान नीति होनी चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। हर राज्य की कानून व्यवस्था का निर्धारण करने का, हालांकि उसके लिए जो एक्ट हैं, IPC हैं, CRPC हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका वो केंद्र सरकार के द्वारा कुछ चीज़ें उसमें समवर्ती सूची में भी आती हैं। और आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो है केंद्र के इम्बट में आता है। ऐसे में केंद्र भी अपना मार्गदर्शन या हस्तक्षेप करती रहती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ऐसे में ज़रूरतों को देखते हुए गृह मंत्री जी ने आह्वान किया कि एक समान क्या होना चाहिए, राज्यों की एक समान नीति होनी चाहिए। जैसे आतंकवाद ही है, आतंकवाद पर जैसे कोई नीति है, भाई आतंकवादी घटना हो जाएगी तो NIA लागू हो जाएगा, वो नीति एक जैसी हो जाएगी। लेकिन किसी राज्य में कोई सरकार है तो हो सकता है कि कुछ राज्यों में जो संगठन को आतंकवादी माना जा रहा हो, वहाँ पे उस जैसे लोगों के साथ जो है नरमी बरती जा रही हो, ठीक है। जैसे PFI का ही मामला था। बहुत समय से PFI की गतिविधियाँ केरल में चिंताजनक बनी हुई थी, लेकिन केरल की सरकार उस पर उतना संवेदनशीलता नहीं। कुछ घटनाएं हुई, जैसे बिहार में पकड़ा गया और भी जगह उदयपुर की घटना हुई, NIA जांच हुई और पता चला कि PFI की जड़ें बहुत गहरी हैं। फिर NIA को जांच दी गई, फिर NIA वहाँ के राज्य पुलिस के साथ मिलकर जांच की, तो बहुत गहराई तक जो है इसमें जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जो कहते हैं ना कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की जो है चीज़ें देखने में मिली। अगर राज्य सरकारें अपनी नीतियों में एक समानता ला दें, सभी राज्य सरकारें, तो आतंकवाद, धार्मिक हिंसा, जो धार्मिक कट्टरता के प्रसार आदि पहलुओं को आसानी से समझा जा सकता है। इसमें यह नहीं कि एक ही नीति पूरे देश के लिए हो, जो भी नीति हो उनमें समन्वय होना चाहिए। यही इसका क्या है, लब्बो-लुआब है। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो एक में समन्वय की होने की बात है। जैसा कि गृह मंत्री ने कहा कि अपराधों की प्रकृति बदल रही है, वे सीमा विहीन होते जा रहे हैं। यानी कि एक अपराध एक से अलग, मतलब सिर्फ एक ही राज्य के अंदर या जिले के अंदर नहीं है, उसका प्रभाव पूरे देश में, उनका लिंक पूरे देश में और अब तो विदेशों में भी हो रहा है। इसलिए सभी राज्यों को एक साझा रणनीति बनाकर इसे लड़ना होगा। सहकारी संघवाद की भावना के तहत इसे तैयार करने और लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। ये बात ये कहा गया है, ठीक है। इसके पहले क्या था, गृह मंत्री ने कहा राज्यों से राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेट ग्रिड का उपयोग करने का आग्रह किया। नेट ग्रिड में 11 एजेंसियों को डेटा सेट को एक साझा का मंच देता है, यानी जो भी अपराध या इस तरह की खुफिया जानकारी होती है वो 11 एजेंसियां इससे ले सकती हैं। उसमें राज्यों की पुलिस भी शामिल होती है। अगर वो लें, एक दूसरे से लें, साझा करें, बताएं, तो कहीं ना कहीं जो सीमा विहीन ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं या ट्रांस स्टेट क्राइम्स हैं, उन पे नियंत्रण लगाया जा सकता है। आतंकवाद है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, धार्मिक कट्टरता का मामला है, जो अभी क्राइम्स है, ऐप्स वाला लोन वाला जो क्राइम्स है, जिसको कहते हैं कि
सोशल मीडिया वाला जो क्राइम है, सोशल मीडिया या इंटरनेट से जो साइबर क्राइम्स है, ये सारे मामले ना सीमा विहीन हैं। इसमें आपस में इसके मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न राज्य एक दूसरे के बीच में सहयोग करें और एक समान नीति पर काम करें। जैसे कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है गुड़गांव में या दिल्ली में, साइबर फ्रॉड करने वाला बैठा है झारखंड के जामताड़ा में। अब दिल्ली पुलिस या गुड़गांव हरियाणा पुलिस उसकी जांच के क्रम में अगर वहां जाती है और वहां की पुलिस में ऐसी नीति या वो सहयोग नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस अपराध का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। सिर्फ इस झारखंड की बात नहीं है, ये किसी भी राज्य की, किसी भी अन्य राज्य से हो सकता है। आज अपराध की प्रकृति ऐसी है कि एक राज्य तक सीमित नहीं है, यहाँ तक कि विदेशी राज्य, विदेशी देश भी इसमें शामिल हैं, विदेशी जनता भी इसमें शामिल है, कई जगह तो विदेशी सरकार यानी शामिल है, जो आतंकवाद जैसी चीज़ें हैं। ऐसे में राज्यों को इनको रोकने के लिए एक समान नीति, समन्वय, एटलीस्ट समन्वय पे तो एक समान नीति बनानी ही चाहिए, तभी इनका हल किया जा सकता है, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी का कहना है। अभी एक सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। क्या था? सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। जैसे आप कोई चीज़ यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट्स कहलाती हैं। अभी ये अपने को रेगुलेटरी दायरे से बाहर रख लेती हैं कि अगर आप, जैसे मैंने कोई चीज़ यूट्यूब पे कहा, उनकी गाइडलाइंस है, तो वो ये कह के कर भाई हम तो केवल प्लेटफॉर्म हैं, हमें चूँकि हम इसको एडिट नहीं करते हैं, हम इसको कुछ करते नहीं हैं, ऐसे में हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। तो चूँकि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हो, लेकिन फिर देखा गया कि कुछ कंटेंट तो ये इंटरमीडिएट्स हटा देती हैं, कुछ कंटेंट को ये, बहुत सारी ऐसे कंटेंट हैं जिनको जाने देती हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ये देखा गया कि इनके द्वारा भी भेदभाव होता है। ऐसे में जैसे अभी पहले एक उदाहरण देखिए कि रूस ने क्या कह दिया है कि मेटा को, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो कंपनी है मेटा, उसको क्या मान लिया है? उसको आतंकवादी मान दिया है, उसको आतंकवादी के लिस्ट में शामिल कर दिया अपने यहाँ। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के जैसे उसके यहाँ तो प्रतिबंधित है, लेकिन सोशल मीडिया में, फेसबुक आदि में रूसी सेना पे जो ऐसे बातें कही जा रही थी जो सही माने में उस गाइडलाइन के अनुसार ब्लॉक होनी चाहिए, उसको फेसबुक या इंस्टाग्राम ब्लॉक नहीं कर रहा था। ट्विटर को लेकर भी यही होता है कि राइट विंग की बातें वहाँ ब्लॉक कर दी जाती हैं, लेफ्ट विंग वालों की बातें चलने दी जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंटरमीडिएट्स हैं तो आप फिर किसी को ना ब्लॉक करें, और अगर ब्लॉक कर रहे हैं तो वो व्यवस्था, तब आप इंटरमीडिएट्स नहीं रह जाते हैं, फिर आपके दायित्व हैं। केंद्र सरकार ने इस संशोधन करके भारत में ऑपरेट करने के लिए कुछ नियम कानून बनाया है मध्यवर्तियों के लिए, इनको पालन करना होगा, जिसमें हम जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स नहीं, जो यूज़र्स हैं, उनके डेटा का प्रोटेक्शन से लेके समाज में उनकी भूमिका, जैसे आपकी कोई चीज़ ब्लॉक कर दी जाती है या आपको किसी की चीज़ से वो है शिकायत है, आप उन्हें भेजते हो, तो उनका काम है इसको करना। अगर वो नहीं करते हैं तो वो उसके लिए क्या है, उत्तरदायी ठहराई जाएंगी। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी, इसके तहत वो व्यवस्था लाई गई है। क्यों? क्या इसका मेन क्या है? खुला हो, इंटरनेट ओपन हो, यानी सभी के लिए हो, सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो, जवाबदेह हो। ओपन तो है, कोई भी जाए अपना जा सकता है। सुरक्षित में चिंता है, क्यों? क्योंकि वह कहते हैं हम तो इंटरमीडिएट्स हैं। भरोसे पर भी शक है, क्योंकि उनके साथ पक्षपात की कहीं ना कहीं घटनाएं देखने को मिलती हैं। जवाबदेहिता का अभाव है। तो इस तरह की चीज़ों पर वो बल दे रही है सरकार कि खुला हो, इंटरनेट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जवाबदेह होना चाहिए। क्या कहता है? जैसे नागरिकों के अधिकार हैं, वैसे डिजिटल नागरिकों के भी
अधिकार की रक्षा के उद्देश्य से इन संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। इसमें ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकता को बढ़ाते हुए और सोशल मीडिया अन्य मध्यवर्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उपयोगकर्ता की ओर से की गई आपत्तिजनक सामग्री या उनके खातों के निलंबन से संबंधित शिकायतों के बारे में मध्यवर्तियों की कार्यवाही निष्क्रियता से संबंधित शिकायतों की पृष्ठभूमि के बारे में इस संशोधन का सूचित किया गया है। यानी जो अभी तक मैंने बताया वही बात ये है कि किसी ने शिकायत की तो उस पर ध्यान नहीं दिया, या किसी की शिकायत पर तो ध्यान दे दिया और किसी की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। ये मनमाना चीज़ था, मन आया तो हम कर लेंगे और नहीं मन आया तो हम नहीं कर लेंगे। फिर कैसे इंटरमीडिएट, या तो आप सबके जाने दीजिए, ठीक है, और या अगर आप नहीं, आप रोक रहे हो, आप गाइडलाइंस को मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप उसमें जो भी है उस पर सही ढंग से निर्णय लीजिए। कई बार पहले तो इनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, फिर सरकार ने सख्ती बरती तो इन्होंने जो है कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई है, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अभी पूरी तरह से इस पर उनके विचारों पर था। अब सरकार ने इसमें जो संशोधन करके ये उनके लिए क्या कर दिया है, बाध्यकारी कर दिया है कि आपको 30 दिन के अंदर जो भी कंप्लेंट मिलेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट 30 दिन के अंदर में लेना होगा। और बाय द वे, जैसे हमारा कोई चीज़ ब्लॉक कर दिया गया है, किसी ने कंप्लेन किया, हमारा ब्लॉक हो गया सोशल मीडिया अकाउंट, अब हम उस फैसले के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? कहीं नहीं। कोर्ट जाएं? नहीं। उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है कि एक संस्था बनेगी जहाँ पे आप तुरंत जो है उसके होने के कुछ दिन के बाद आप शिकायत करेंगे और वो 30 वर्किंग डे के अंदर में आपके चीज़ों को क्या करेगा, आपकी जो समस्याएं हैं उसको सुनेगा और उसको दूर कर देगा, दूर करने का प्रयास करेगा। यानी उनकी जो आंतरिक जो है कमेटी है उसके फैसले में अगर उसको लगेगा ठीक है तो ठीक है, और नहीं तो उसको परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में मध्यवर्ती को केवल हानिकारक और गैरकानूनी सामग्री की कुछ श्रेणियों को अपलोड नहीं करने के बारे में उपयोगकर्ता को सूचित करना होता है। ठीक है, अब जब संशोधन कर दिया, पहले सिर्फ बता दो कि ये गलत है, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अलग है। अब क्या है, ये संशोधन मध्यवर्तियों को, मध्यवर्ती से यहाँ सोशल मीडिया मान लीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री अपलोड करने से रोकने के उचित प्रयास करने का कानूनी दायित्व सौंपता है। यानी कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ बता देने से ही नहीं हो जाएगा कि आप गलत चीज़ पोस्ट कर रहे हो, आप ऐसा पोस्ट करने से रोकने के लिए भी उत्तरदायी हो। ठीक है, दूसरा, मध्यवर्ती के नियमों विनियमों के संदर्भ में प्रभावी सूचना देने के लिए महत्वपूर्ण है कि सूचना क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में दी जाए। अभी तक क्या होता था, यूट्यूब ज़्यादातर चलाने वाले माने जो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं उनको तो नहीं, जैसे जिनको जानकारी नहीं है वो किस में देते थे, इंग्लिश में लिख देते थे, अब पढ़ो भैया। अब क्या है कि भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में ये सूचना आपको देनी पड़ेगी ताकि लोग जान सकें कि अगर वो गैर इरादतन कर रहे हैं तो वो ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो उसकी रोकने के लिए भी आप प्रयास करेंगे। इंटरमीडिएट्स यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक, अगला क्या चेंज किया गया है, अभी तक क्या था कि मानहानि, उसमें जो नियम 1(3) पहले का था उसमें मान हानिकारक और अपमानजनक शब्दों को हटाकर युक्त संगत बनाया गया है। कोई सामग्री मानहानिकारक या अपमानजनक है या नहीं, यह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से पता चलेगा नहीं। जैसे कोई भी कंप्लेन कर देता तो वही कि एक पक्ष के, एक राजनीतिक विचारधारा या एक तरह के जो है विचारधारा वाले लोगों की चीज़ें ब्लॉक कर दी जाती थी और दूसरे पक्ष की नहीं। अब वो न्यायिक समीक्षा होगी, वो आपका नहीं होगा कि कौन मानहानिकारक है, अपमानजनक है। ठीक है, कुछ सामग्रियों को जो विशेष रूप से गलत सूचना, फेक न्यूज़, धार्मिक जाति समूहों के बीच हिंसा को उकसाने, हेट क्राइम्स आदि से हो सकती है, निपटने के लिए अलग ढंग से व्यक्त किया गया है, उनको फिर से उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। और इसमें जो कहा गया है कि जो इम्पोर्टेंट है, मध्यवर्तियों को संविधान के तहत उपयोगकर्ता को प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता बताई गई है। ड्यू डिलिजेंस
निजता और पारदर्शिता की व्यवस्था करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करना होगा। समानता, स्वतंत्रता और जीवन की वो वाली चीज़ें हैं, जीवन वाक्यों जीवन, ठीक है। इन तीनों का ध्यान रखते हुए आप जो हमारे उपभोगकर्ता हैं उनको आप ड्यू डिलिजेंस और उनके निजता का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। कुल मिला के जो सीधे सीधे अगर मोटे मोटे ये सारी समस्याएं क्यों आई, यही सारे मध्यवर्ती अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ के नियमों कानूनों को मानते हैं, लेकिन जब वो विकासशील देशों में जाते हैं तो अपने आप को यहाँ की सरकारों से ऊपर समझने लगते हैं। भारत सरकार ने कहा नहीं, अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो हमारे कानून, हमारे संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। जो संवैधानिक सुरक्षा आप अमेरिका में अमेरिकी नागरिकों को देते हैं, वही संवैधानिक सुरक्षा, वही हमारे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का महत्व यहाँ पर भी मिलना चाहिए। अब ये ड्यूटीज हो गई है, ठीक है। इसी में फिर एक न्यूज ये था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ वादों की सुनवाई करने के लिए शिकायत अपील, उसी में अधिसूचना में आया है आईटी मध्यस्थ नियमों में संशोधन में कि जो है एक अपीली पैनल के समक्ष ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब प्लेटफॉर्मों की जो अगर इनकी जो शिकायत निवारण प्रक्रिया है, अगर इनसे भी कोई शिकायत होती है तो आप एक पैनल बनेगा जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा 3 महीने के भीतर एक या एक से अधिक शिकायत अपीली समितियों का गठन करेगी, जो क्या करेगा, इसके मामले को सुनेगा। बाकी अध्यक्ष है, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अधिसूचना के अनुसार मध्यस्थ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति मध्यस्थ से संचार प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर शिकायत अपीली समिति को अपील कर सकता है। समिति अपील प्राप्त होने के तारीख से 30 कैलेंडर, यानी कोई उसको अगर कोई शिकायत किया है और उसकी शिकायत से वो खुश नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं असंतुष्ट है या पीड़ित है, तो वो उसकी जो भी फैसला आता है उसके 30 दिन के अंदर अपीली समिति के यहाँ शिकायत करेगा और 30 कैलेंडर दिन यानी जो 30 दिन के अंदर वो अपील का अंतिम रूप से हल करने का प्रयास करेगी। ये उस कानून में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं उन पर ये बाध्यता भी ला रही है ये संशोधन कि उनको दायित्व सौंप रही है कि सिर्फ ये बता देने से काम नहीं चलेगा, आपको रोकने का भी प्रयास करना पड़ेगा। गलत सूचना, गलत तथ्य, हिंसक वो हानिकारक वीडियो या कंटेंट को आपको रोकने का भी प्रयास करना होगा। और अगर किसी की शिकायत है तो उसका सही हल करना होगा, और अगर हल नहीं होता है तो उसके लिए सरकार एक अपीली समिति बनाएगी जहां पे वो व्यक्ति अपनी शिकायत करके राहत प्राप्त कर सकता है। कुल मिला के इसके द्वारा जो डिजिटल सिटीजनशिप की अवधारणा है, डिजिटल सिटीजन्स को के अधिकारों में वृद्धि की गई है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि की गई है। जो वो अनुत्तरदायी थे अब उनको उत्तरदायी का बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि भारत के डिजिटल नागरिकों के प्रति सम्मानपूर्वक उनके अधिकारों के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जा सके और उनके शिकायतों का यथाचित निस्तारण किया जाए, और अगर नहीं हो सकता है तो सरकार ने भी उसके निस्तारण का प्रयास किया है। एक यूपा पे था, देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये यूपा से जो है आतंकवाद, यूपा यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है, इसका आतंकवाद के रोकथाम में योगदान रहा है। और उन्होंने जो अभी बताए थे ना अर्बन नक्सलियों, उनसे भी निपटने के लिए कहा है इसमें जो है, ठीक है।
अभी एक न्यूज़ था कि असम में कुछ विदेशी नागरिकों को 27 विदेशी नागरिकों को 27 विदेशी नागरिकों को, जिसमें 17 बांग्लादेशी थे और 10 यूरोपीय थे, उसमें जर्मन के भी थे, उसमें भी थे। इन लोगों को गलत वीज़ा पे आने पर, गलत वीज़ा क्या था कि ये टूरिस्ट वीज़ा पे भारत में आए थे और धर्म प्रचार का काम कर रहे थे, धार्मिक प्रचार का काम कर रहे थे। तो अब इनको बाहर कर दिया गया। इनको यहाँ से एक तो फाइन लगाया गया है $500 प्रति, उस पर डिटेंड किया गया था और इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। इनको इनके देश भेज दिया गया है। वीज़ा में अगर सामान्य तौर से देखें, वर्किंग वीज़ा को छोड़ दिया जाए तो एक तो टूरिस्ट वीज़ा होता है, आप घूमते फिरते हैं, उसमें नियम कानून हल्के होते हैं। दूसरा, अगर आपको भारत में धर्म प्रचार करना है तो उसके लिए एक धार्मिक वीज़ा भी धर्म प्रचार के लिए अलग से वीज़ा मिलता है, लेकिन उसके नियम कानून सख्त होते हैं। कुछ समाज और समुदाय की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। ऐसे में जो विदेशी प्रचारक संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं कि उस टूरिस्ट वीज़ा की जगह, इस वीज़ा की जगह, धार्मिक वीज़ा की जगह टूरिस्ट वीज़ा पे लाते हैं। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर ये भारत की वीज़ा नीति का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ऐसे में इनके लिए जो दंड का प्रावधान है वो भी लिया गया फाइनेंशियल, और इन्हें चूँकि अगर आप हमारे वीज़ा प्रावधानों, हमारे देश में अतिथि आए हैं तो हम किसी के यहाँ गए तो हम वहाँ जाके मनमानी नहीं कर सकते हैं। हम अतिथि देवो भव होता है, लेकिन देवता को भी अगर हम किसी यहाँ जाएंगे तो हमारे नियम कानून को आपको पालन करना पड़ेगा। अब आप हमारे यहाँ धर्म प्रचार करने आए हैं तो ये बात घोषित रूप से उस वीज़ा के रूप में आइए कि हम धर्म प्रचार ही करेंगे। ठीक है। असम सरकार ने वहाँ के असम के सभी पुलिस अधीक्षकों को यह बात कही है कि आप देखिए कि वीज़ा के जितने भी धार्मिक इस तरह के प्रचार या कन्वर्जन की चीज़ें हो रही हैं, देखिए कि कहीं इसमें विदेशी नागरिक तो नहीं आ रहे हैं, कहीं इसमें वीज़ा का उल्लंघन तो नहीं है। ये मुद्दा एक सेंसिटिव भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे भी धर्म को लेके, जैसे आप धर्म प्रचार करने आए हो, कोई विदेशी धर्म प्रचार करने आया है, तो ये लोकल के लिए जो है ना, जो दूसरे धर्म के लोग, जिन धर्म के लोगों को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें के लोगों को ये कहीं ना कहीं मन में विद्वेष की भावना ला सकता है कि हमारे देश में मेहमान बनकर आके और हमारे ही देश के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आपका नियत पवित्र है, आप धर्म जैसे पवित्र चीज़ों को फैलाना चाहते हैं जैसा आप मान रहे हो, तो फिर उसके लिए नियम कानूनों का पालन करो। आप उसके लिए जो वीज़ा है, धार्मिक वीज़ा, वो लेकर आइए और आप उसको लागू करिए। बस यही सारा मामला था। इसलिए इसको इन्होंने मिशनरी वीज़ा जो है करके ख़त्म कर दिया है और इनको बाहर कर दिया था। हाँ, CSDS लोक नीति एक सर्वे होता है, नाम सुने होंगे आप लोग। ये विभिन्न चीज़ों पे सर्वे करता रहता है, चुनाव में भी इनके सर्वे आते रहते हैं। इसके सर्वे की जो रिज़ल्ट होती है उसको ऑथेंटिक माना जाता है। सरकारें अपनी नीतियाँ बनाने में या विभिन्न संस्थाएं जो NGOs हैं या जो भी बहुत सारे महत्व देती हैं। इसमें एक भारतीय समाचार उपभोक्ताओं और निजी टीवी चैनलों पर जो भरोसा, यानी न्यूज़ के लिए किस पे भरोसा होता है, उस पे एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में ये माना गया कि टेलीविज़न समाचार ज़्यादा लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन भरोसा उनको न्यूज़पेपर पे ज़्यादा है। निष्कर्ष 2022 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में लोक नीति कार्यक्रम द्वारा कोनराड एडनायर शिफ्टिंग KSS के साथ साझेदारी में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। अध्ययन 19 राज्यों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 7,463 नागरिकों के बीच किया गया था। ठीक है। सर्वेक्षण का रिपोर्ट मुख्य बिंदु क्या है? 70% से अधिक भारतीय उपभोक्ताओं ने कहा कि वे समाचार चैनल देखते हैं, जबकि 48% ने कहा समाचार पत्र पढ़ते हैं। 37% ने यह भी कहा कि वे समाचार देखने के लिए वेबसाइटों पर भी
जाते हैं। यानी नंबर 1 में समाचार जानना है तो न्यूज़ देख रहे हैं 70% लोग, नंबर 2 पे है समाचार पत्र और नंबर 3 पे है वेबसाइट पे भी न्यूज़ लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो मेन है उसमें जो निष्कर्ष ये निकला, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट समाचार स्रोतों के सबसे कम विश्वसनीय है। यानी लोग मानते हैं कि जो ऑनलाइन वेबसाइटें हैं उसकी सूचनाएं सबसे कम विश्वसनीय है। ठीक है, ठीक है, और 13% से भी कम लोग हैं जिन्होंने निजी टीवी समाचार चैनलों के लिए ऐसा ही कहा है। इसके विपरीत दोगुने से यानी 31% से अधिक लोग जो हैं कहा कि वे अखबारों पर बहुत भरोसा करते हैं और 60% ने कहा कि वो दृढ़ता से या कुछ हद तक समाचार पत्रों पर भरोसा करते हैं। यानी कि पढ़े जाने में सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल, उसके बाद समाचार पत्र, उसके बाद इंटरनेट वेबसाइट। लेकिन लोगों का मानना है लोगों के जो मानना है कि विश्वास में समाचार पत्र अन्य दोनों माध्यमों से ज़्यादा हैं। ठीक है, जो अगला चीज़ है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि 50% से अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर नकली समाचार प्राप्त करने या गुमराह होने से चिंतित हैं। यानी कि 50% से अधिक लोग जो आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उनको फेक न्यूज़ की चिंता सता रही है। ठीक है, और 47% सोशल मीडिया उपयोगकर्ता कम से कम एक बार नकली समाचारों, फेक न्यूज़ से गुमराह किया गया है उन्हें, और लगभग 38% ने अनजाने में कम से कम एक बार ऐसी खबरें साझा की और बाद में महसूस किया कि ये सच नहीं है। यानी कि 47% लोग ऐसी नकली समाचारों से रूबरू हो चुके हैं, उनको गुमराह किया गया कि ऐसा कुछ होगा, और 38% लोग अनजाने में कम से कम एक बार फेक न्यूज़ को फैला चुके हैं जिसको बाद में लगा कि सही नहीं है। अब देखिए फेक न्यूज़ का भारत में कितना, उसकी आंतरिक सुरक्षा में कितनी ज़्यादा वो वाली भूमिका होती है, और फेक न्यूज़ में 50% लोग फेक न्यूज़ से आशंकित हैं और 38% लोग अनजाने में फेक न्यूज़ को प्रचारित कर चुके हैं। जितने लोगों से पूछा गया, इसको आप रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं कि 38% लोग जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वो अनजाने में एक आध बार फेक न्यूज़ को दूसरे मतलब शेयर कर चुके हैं या उस पर इंटरनेट उस पर कर चुके हैं अनजाने में, और 47% लोग उससे क्या हो गए हैं, गुमराह हो चुके हैं कि उन्होंने मान लिया कि हाँ ये ऐसा सही है, और 50% लोग उसको लेकर चिंतित हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका है कि आंतरिक सुरक्षा में मीडिया की भूमिका, उसमें सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, टीवी मीडिया भी है, यानी संचार माध्यमों की भूमिका वाला जो आंतरिक सुरक्षा में आपका टॉपिक है, उसमें ये एग्जाम्पल के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आज समाचार पत्रों में विश्वसनीयता मतलब है, न्यूज़ चैनल में और इंटरनेट वेबसाइट पे लोगों का विश्वसनीयता का संकट है। फेक न्यूज़ बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि इस सर्वे में 50% लोग मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। 47% लोग फेक न्यूज़ से गुमराह हो चुके हैं। 38% लोग अनजाने में फेक न्यूज़ को क्या कर चुके हैं, प्रसारित कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे जो आंकड़े हैं ये आपको सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, मतलब जो दुष्प्रभाव है मीडिया का, उसमें सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़, उसके उदाहरण के रूप में, आंकड़े के रूप में इसका प्रयोग वहाँ करेंगे। ठीक है, अब जल्दी में ब्रिटेन ने कहा, पढ़े ही होंगे कि जो भारत में, चूँकि भारत 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की बात है कि उसमें अभी राफेल से लिया है, बाकी वो चाह रहा है इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो तभी हम आपके जहाज़ को खरीदेंगे या वो करेंगे। तो जो इस तरह के 5th जनरेशन या 6th जनरेशन जो फाइटर प्लेन बनाने की बात हो रही है, उसके लिए जो इंजन चाहिए होते हैं, उसमें ब्रिटेन का रोल्स रॉयल्स है, वो कह रहा है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और स्वदेशीकरण इंजन ब्रिटिश सरकार, यानी वो कह रहा है कि हम
आप जो टेक्नोलॉजी है उसको भी ट्रांसफ़र करेंगे और मिल के हम रिसर्च करके इंजन बनाएंगे स्वदेशी 5th जनरेशन का। ऐसा और कोई नहीं है, ये इन्होंने कहा है, पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। इसी तरह से एक ये न्यूज़ था, अच्छी न्यूज़ थी, चीन को भारत का निर्यात इनबाउंड शिपमेंट की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि अभी जान ही रहे हैं कि चीन के साथ हमारा तगड़ा व्यापार घाटा है। जैसे चीन से हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं और निर्यात उसके अपेक्षा कम करते हैं, लेकिन अब कुछ आंकड़े ये दिखा रहे हैं इसमें, जो बता रहा है कि चीन से होने वाले निर्यात में वृद्धि दर ज़्यादा है आयात में वृद्धि दर के अपेक्षा। चीन में होने वाला निर्यात दर, जो निर्यात है उसमें वृद्धि दर ज़्यादा है होने वाले आयात के वृद्धि दर से अपेक्षा। लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि निर्यात ज़्यादा है और आयात, चूँकि आयात अभी बहुत बड़े मात्रा में हो रहा है। हाँ, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे व्यापार घाटा घटेगा, लेकिन अभी भी चूँकि आयात बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है और उससे जो होने वाला आयात है वो कई ज़रूरी चीज़ों में उसका उपयोग होता है, इंटरमीडिएट गुड बनती है, जैसे वहाँ से आयात होता है, यहाँ बन के फिर आगे निर्यात कर दिया जाता है, और कुछ ज़रूरी प्रवृत्ति तरह की चीज़ें हैं। ऐसे में उस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ये अच्छे साइन है कि अगर निर्यात बढ़ रहा है और अगर वहाँ से होने वाले जो आयात हमारे यहाँ प्रोसेसिंग होकर कहीं और निर्यात हो रहे हैं या हमारे आधारभूत संरचना में उपयोग हो रहे हैं, तो वो आयात भी क्षम्य हो जाते हैं। जरूरी प्रवृत्ति की आयात हैं तो चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत चीन के साथ भारत के व्यापार कुछ सुधार हुआ है। क्या है, क्योंकि निर्यात शिपमेंट आयात निर्यात शिप जिसकी वृद्धि बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण कच्चे माल की मांग के कारण और दूरसंचार, बिजली जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों की मांग के कारण बढ़ी है की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह 2014-15 फाइनेंशियल ईयर में लगभग $72 बिलियन से 59% बढ़कर 2021-22 में $115.4 बिलियन हो गया है। यानी 14-15 से 21 में 6 सालों में 7 सालों में $115 59% बढ़ गया है। ठीक है, अब जो जानने लायक चीज़ें हैं कि 2014-15 में वर्ष 2014-15 में $11.9 बिलियन से चीन को भारत का निर्यात, यानी भारत चीन को कितना करता था, $11.9 बिलियन। ये पिछले साल 7 साल में जो है 78.1% बढ़कर $21.25 बिलियन हो गया है। ठीक है, और आयात 94.16 बिलियन था जो 2014-15 में 60.4, यानी आयात में 7 साल में 55% वृद्धि हुई है, 56%, और निर्यात में 78%। ठीक है, लेकिन चूंकि आंकड़ा 60 था तो 60 से 94 हुआ, यानी $34 अरब बढ़ गया, और ये 11 था तो 11 से 21 हुआ, यानी $10 अरब बढ़ा। तो आंकड़े में वृद्धि दर तो इसकी ज़्यादा है, यानी जब से ये सरकार दिखाना चाह रही है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से हमारे निर्यात, हम जो चीन को निर्यात कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा बढ़ रहा है, निर्यात में वृद्धि दर ज़्यादा है आयात की अपेक्षा, यही दिखाना चाह रही है। ठीक है, उसके साथ उन्होंने तुलना भी किया है। इसके विपरीत 6 से यानी 2006 से 2013-14 के बीच चीन से आयात में 192% की वृद्धि हुई थी। वे 2006 से 2013-14 के बीच में 192% आयात बढ़ गया था, यानी $51 अरब को पार कर गया था 2008 में। उसके बाद जो है धीरे धीरे 13-14 में, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है इधर ये भी बढ़ के अब 94.16% तो है, लेकिन अब ये बढ़ रही है कितना, 7 सालों में 55.8%, और ये बढ़ा 78.1%। तो कहीं ना कहीं ये सरकार कह रही है कि निर्यात में वृद्धि दर ज़्यादा है आयात में वृद्धि दर की अपेक्षा। ठीक है, और क्या कह रही है, और सरकार क्या, मतलब ये लगता है ना कि भारत, एक न्यूज़ आया होगा कि चीन में दिखाया गया था कि भारत, वो संस्था ने दिखाया था कि पिछले 20-22 सालों में $1 ट्रिलियन, $1 खरब जो है मुद्रा हमने चीन को दे दिया है, उनसे ज़्यादा व्यापार घाटे के रूप में। ठीक है, तो
उसके कुछ उसमें सरकार ने अपनी सफाई दी है कि 6 से 14 तक जो है 8 सालों में ये स्थिति 192% बढ़ी है, और पिछले 7 सालों में जो है, जब तक कि डेटा सही है, मतलब डेटा मतलब जब तक के आंकड़े कन्फर्म है 21-22 तक के, 7 सालों में 55.8% आयात बढ़ा है और निर्यात 73.8% बढ़ा है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि चीन से भारत के आयात का 1/3 से अधिक हिस्सा मध्यवर्ती माल है, जबकि मतलब मध्यवर्ती आता है, बनता है और कहीं और चला जाता है। ठीक है। जबकि पूंजीगत सामान का हिस्सा 19.3% है, जिसमें दूरसंचार, बिजली आदि के उपकरण हैं जो ने, उसमें सेमीकंडक्टर्स आदि चीज़ें हैं। यानी कि 1/3 33% और 19 यानी 50% से ज़्यादा ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए सकारात्मक है। जो उसका और हिस्सा है, सरकार उस पर क्या कर रही है, कमी करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। अभी एक समझौता हुआ था लेबनान और इजराइल का, देख लीजिएगा, इसको पहले भी बता चुके हैं, अब वो पूरी तरह से हस्ताक्षरित हो गया है। ये कहीं ना कहीं इजराइल के अन्य मुस्लिम देशों के साथ संबंधों, यानी जो अरब देशों के साथ संबंधों में बेहतर होगा, और अगर उन देशों के साथ इजराइल के संबंध बेहतर होंगे तो भारत इजराइल का संबंध अब कैसे प्रभावित होगा। क्यों, देखिए, भारत ने इजराइल और अन्य देशों के साथ डिपार्टेड नीति के तहत, भाई हमारा इजराइल से संबंध रहेगा, हमारा फिलिस्तीन से भी संबंध रहेगा, दोनों से अलग अलग रहेंगे, लेकिन कहने में और उसमें बहुत अंतर हो जाता है। कहीं ना कहीं भारत पे प्रेशर बनने लगता है अन्य देशों का, खुलेआम तो नहीं, लेकिन जब ये समझो उनके साथ इजराइल के संबंध बेहतर होंगे तो भारत इजराइल के संबंधों में और गर्माहट आने की उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है कि और ज़्यादा बेहतर संबंध बना सकते हैं। तो जो खाड़ी देशों से भारत को ये कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि इससे हमारे खाड़ी देश नाराज़ हो जाएंगे, वो चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएंगी अगर ये चीज़ पूरी तरह से लागू होता है और इस दिशा में आगे चीज़ें बढ़ती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कोई भी खाड़ी देश इजराइल को मान्यता ही नहीं देते थे कि इजराइल है भी। अगर लेबनान उनके साथ सीमा समझौता कर रहा है, सीमा विवाद को हल करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इजराइल को मान्यता देता तो दिख ही रहा है। ठीक है। तो इजराइल को एक तरह से उसको एक डिफेक्टो रूप से उस खाड़ी देशों में मान्यता मिलने धीरे धीरे जो है शुरू हो जाएगी। एक न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन NHRC की, उसमें कहा गया है कि उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन से पहली छमाही में 2022 की पहली छमाही में जो विस्थापित हुए, जबरन विस्थापित, फोर्सफुली, यानी कि स्वेच्छा से नहीं, युद्ध हुआ, उत्पीड़न हुआ, उनका संघर्ष, हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था के गंभीर रूप से परेशान। एक तो होता है कि आदमी बेहतर जीवन के लिए आगे जाता है, और एक होता है कि वो मजबूर है जाने के लिए, एक स्वेच्छा से प्रवसन हो रहा है। जैसे भारत के बहुत सारे लोग जो है विदेशों में जा रहे हैं कमाने के लिए और उसका करने के लिए, स्वेच्छा से है। और एक होता है कि जैसे रोहिंग्याज हुए, जैसे यूक्रेन के लोग हुए, जैसे और सूडान आदि विस्थापित हैं, अफ़गानिस्तान के लोग हैं, जैसे वहाँ तालिबान आए तो बहुत सारे जो अफ़गानी लोग थे वो पाकिस्तान में या अन्य देशों में शरणार्थी के रूप में जो गए। तो ये फोर्सफुली जो है विस्थापन बोलते हैं इसको, माइग्रेशन, ये पहली छमाही में बढ़ के 10.3 करोड़ हो गई है, जिसका अर्थ है कि यानी कि 77 लोगों में 1 लोग जबरन विस्थापित हैं। ठीक है। यानी 10.3 करोड़ लोग फोर्सफुली विस्थापित हैं। 28 अक्टूबर 2000 जारी रिपोर्ट में यह वर्ष 2021 के अंत की तुलना में 1.36 करोड़ या 15% की वृद्धि है। यानी जो 10.3% है वो 1.36 करोड़ बढ़ने के बाद है। यानी कि 6-7 महीने 8 महीने में ही 1,36,00,000 लोग जबरन विस्थापित हो गए हैं, अपने मूल स्थान और गृह देश को छोड़ के। मजबूरी में उनको घर बार छोड़ के दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है। ठीक, ये भयावहता को समझिएगा। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में शरणार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत पाने वाले लोगों की कुल संख्या 24% बढ़ के 2021 के अंत में 2.57 करोड़ से
2002 के मध्य तक 3.2 करोड़ हो गई है। इसमें जो सभी शरणार्थी हैं जो 10.3 करोड़, उसके आधे से अधिक सीरिया, वेनेजुएला और यूक्रेनी थे। ठीक है, ये आप जान लीजिए। अब इसके बाद फैक्चुअल है कि 22 के मध्य तक सबसे ज़्यादा 37 लाख शरणार्थी तुर्की में हैं। उसके बाद जो दुनिया भर में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी है वो तुर्की में है, 37 लाख। 25 लाख शरणार्थी आबादी कोलंबिया में है, वेनेजुएला से आए होंगे। और 22 लाख शरणार्थियों के साथ जर्मनी तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान, युगांडा में भी 15 लाख हैं। पाकिस्तान में तो अफगानिस्तान के होंगे शरणार्थी। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, आप देख लीजिएगा। अगला है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जयशंकर ने चीन पर निशाना। चीन का BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसमें SCO पर लेकर उसमें समझौता करने की बात आई थी। भारत ने उसको कहा कि ये जो BRI है ये देशों की संप्रभुता के खिलाफ है। और भारत ने, हालांकि उसमें भारत को छोड़कर जो बाकी सहयोगी देश थे उन लोगों ने उसको कहा कि नहीं अच्छा है। भारत ने उसको देशों की संप्रभुता के अगेंस्ट जाके उनको सलाह दे दी चीन के इसको कि ऐसा न करें। दूसरी बात यह है कि भारत ने कहा, जैसे भारत में चाबहार पोर्ट है और वो जो उत्तर दक्षिणी गलियारा बना रहा है जिसके तहत वो मध्य एशिया तक जाने की बात करता है, उसको पाकिस्तान और BRI के विकल्प के रूप में भारत ने वहाँ पे पेश किया है। ठीक है, ये इसकी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा आप लोग का। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, सरकार ने GM सरसों की इन्वायरमेंट रिलीज को दी मंजूरी। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जेनेटिक मटेरियल में जाके जीन इंजीनियरिंग के थ्रू कोई चेंज करता है बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ठीक है, जैसे कोई ऐसे इसका पोर्शन काट के, जैसे यहाँ सरसों है, इस पे कोई चीज़ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें सरसों के लिए, जैसे आप सपोज दैट कि सरसों को पानी ज़्यादा चाहिए या पानी कम चाहिए, ठीक है, या इसको ऐसा करें कि ये सर्दी की फसल है, कुछ ऐसा कर दें कि ये गर्मी में, ज़्यादा गर्मी में भी ये उत्पादन इसकी बढ़ जाए, यानी कम ठंडी में भी हो सके और इस पे कीड़े आदि का प्रयोग कम हो। तो इसके लिए जो है देखेंगे कि कहीं कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें ऐसे जीन हैं जो कम पानी में भी बेहतर, मानी कम पानी या कम सर्दी में भी इस तरह की रबी फसलें जो बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, उनके जीन्स को ला के इनके जीन में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद वो क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाती हैं, जेनेटिकली एडिट हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं। फिर ऐसी फसलें कहीं ना कहीं उनकी क्षमता या गुणवत्ता, अब कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि वो इन्वायरमेंट के खिलाफ है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के खिलाफ है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं, चूँकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जैसे कि बीटी कपास, पहले कीड़ों के मारने के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता था, बीटी कपास में कुछ ऐसे जीन्स डाल दिए गए जिससे कीड़े उसके तरफ आकर्षित न हो, तो कपास का पैदावार बढ़ा। लेकिन इसकी जो है अगर देखा जाए तो एक मात्र फसल है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड भारत में अप्रूव्ड है, बीटी कपास, बट वो फसल है, खाद्य फसल नहीं है। खाद्य फसल के रूप में पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जो है, ये DU के प्रोफेसर वो रहे हैं, दीपक पेंटल साहब जो थे वाइस चांसलर रहे हैं, उनका रिसर्च है, उन्हीं को रिसर्च को अभी बायोटेक नियामक होता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है, उसने इसको मंजूरी दे दी है। अब इसके अगर व्यवहारिक उत्पादन होता है तो ये पहली, अगर ये होता है, यानी इसके देने के बाद भी सरकार रोक सकती है, और अगर नहीं रोकती है, अगर होता है तो ये पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल होगी जिसका उत्पादन किया जाएगा। और पहली फसल नहीं, खाद्य फसल, पहली फसल तो बीटी काटन है। इसके पहले जो है सरकार ने जो है बीटी ब्रिंजल के भी किया था, लेकिन बाद में विरोध होने के बाद उसको
रोक दिया गया था 2010 में। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने उसको कमर्शियल रिलीज को अनुमति नहीं दी थी, बीटी ब्रिंजल था तो उस पर रोक लग गया था। बाकी आप इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपको साइंस टेक वाले सर बायोटेक्नोलॉजी में बताए होंगे, वहाँ से आप इसको अपनी राय बना लीजिएगा। ठीक है। एक अध्ययन हुआ था भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन साइंस स्कूल बेंगलुरु ISC जो है, जो देखा जाए तो भारत की शीर्ष वैज्ञानिक विश्वविद्यालय या शीर्ष वैज्ञानिक विश्वविद्यालय, उसने अध्ययन किया काफ़ी लंबे समय तक और उसने देखा कि जो पर्यावरण में जो कार्बन है उसके फिक्सेशन में, यानी कि कार्बन की कमी और ज़मीन के अंदर उसको लाने में जो पशु चराई करते हैं, जो बड़े मैमल्स हैं जो चराई का काम करते हैं, उनका योगदान ज़्यादा रहता है। इसके लिए उन्होंने अध्ययन किया कि बल विलेज है, वहाँ पे उन्होंने दो बाड़े बनाए। एक में कुछ साल तक चराई के लिए प्रतिबंधित था और एक साल में चराई कराया। जहाँ चराई करवाया वहाँ कार्बन, उनकी मृदा में कार्बन फिक्सेशन ज़्यादा हुआ, उसकी गुणवत्ता बेहतर थी जहाँ नहीं चराई किया गया उसकी अपेक्षा। तो ये बताता है कि कहीं न कहीं पशुपालन, बड़े पशुपालन को अगर चराई आदि के लिए जो गोचर आदि की भूमि की परंपरागत व्यवस्था थी, अगर उस पर करते हैं तो कहीं न कहीं पशुओं के स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, कार्बन फिक्सेशन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये रिसर्च था। चलिए अब जो हो गया अब इसको करते हैं, बाकी देख लीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ जीवाश्म ईंधन जलाने में बाकी है ही है, रिपोर्ट है, 2-3-4 रिपोर्टें हैं, बाकी देख लीजिएगा आप लोग जो है। हाँ, तो क्योंकि टाइम हो रहा है, इसमें से जो 2-3 टॉपिक है वो मैं अगली बार वाला जब मैं क्लास लूँगा, क्योंकि अब की बार जो है 15 दिन का हो गया था, तो अगली बार जो लूँगा 3-4 टॉपिक हैं जहाँ से छूटे होंगे मैं इसको देख लेता हूँ। 3-4 टॉपिक हैं, इसमें से जो 2-3 ज़रूरी होंगे वो अगली क्लास में मैं इसको इंक्लूड कर दूँगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।